खुशामदीद दोस्तों। इस आधुनिक युग का इंसान खाने पीने के बिना शायद कुछ देर तक रह सकता है, मगर एक ऐसी चीज़ भी है जिसके बिना कुछ लोगों की शायद ज़िंदगी ही रुक जाए। ये वो चीज़ है जिसके बिना कुछ लोगों का ना दिन होता है ना रात, और इस चीज़ का नाम है इंटरनेट। मैं हूँ तौसीफ अंसारी और आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये इंटरनेट काम कैसे करता है और इसको किसने बनाया और इसको चलाता कौन है और ये पूरी दुनिया में कैसे फैला हुआ है, और आपको कभी कभी नेट की स्पीड तेज़ तो कभी कभी स्लो क्यों आते हैं, और रिलायंस जियो ने 1 साल तक फ्री इंटरनेट कैसे दिया। दोस्तों, जिस इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, या यूं कहिए कि दुनिया के सभी कंट्रीज़ को आपस में जोड़ दिया, इसकी शुरुआत 1969 में हुई जब इंसान ने चांद पर कदम रखा था। यूएस के डिफेंस ऑफिस ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि ARPA अरपा को नियुक्त किया, और इसीलिए इंटरनेट का शुरुआती नाम अरपानेट एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क था। तो यूएस में उस वक्त 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया गया था जिसमें उन्होंने डेटा एक्सचेंज और शेयर किया था। बाद में इसे कई एजेंसीज के साथ जोड़ा गया था। धीरे धीरे ये नेटवर्क बढ़ता गया और आम लोगों के लिए भी खुल गया। इंटरनेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेट में किसी भी एक एजेंसी का कंट्रोल नहीं होता है। इंडिया में सबसे पहले 15 अगस्त 1995 को सरकारी कंपनी BSNL ने इंटरनेट की शुरुआत की थी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि एयरटेल, रिलायंस और आइडिया वगैरह ने इंटरनेट को स्टार्ट कर दिया था। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि शायद इंटरनेट सैटेलाइट से चलता होगा, तो इसका जवाब है नहीं, इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं चलता। इंटरनेट सैटेलाइट से पहले चलता था, मगर ये टेक्निक बहुत पुरानी हो चुकी है और इसमें डेटा भी स्लो लोड होता था। लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने ऐसी तकनीक खोज निकाली जिससे आज हम लोग फास्ट इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। ये टेक्निक है ऑप्टिकल फाइबर केबल की, और ये केबल्स कुछ ऐसी दिखती हैं। मैं भी पहले सोचता था कि इंटरनेट सिर्फ सैटेलाइट से चलता है, और ऐसा सोच के मैं अपने आप को काफ़ी कूल भी समझता था। मगर जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि इंटरनेट सिर्फ सैटेलाइट से नहीं चलता। आप ही सोचो कि एक सैटेलाइट जो आसमान में है, ठीक है, अगर आप किसी को मैसेज करते हो या कुछ सेंड करते हो तो पहले वो आपका डेटा सैटेलाइट में जाएगा, जो कि हमारी ज़मीन से कम 36,000 किलोमीटर दूर होती है। फिर वो वहाँ से वापस आएगा ज़मीन पर, यानी कि और 36,000 किलोमीटर। ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए इंटरनेट को यूज़ किया जाता है, और ये ऑप्टिकल फाइबर्स कंट्रीज़ को आपस में जोड़ती हैं समुद्र के रास्ते से। क्या आप लोग जानते हैं कि समुद्र में 28,000 किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक्स बिछाई गई हैं, मोस्टली सबमरीन कम्युनिकेशंस केबल, जो कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK, जापान, इंडिया और बहुत सारे देशों को आपस में जोड़ती है। इस केबल को ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज ऑपरेट करती है, और ये केबल जिसके ज़रिए हम तक इंटरनेट पहुंचता है, इसे कहते हैं FLAG, फ्लैग, फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब। तो दोस्तों, फ्लैग यूरोप एशिया यानी कि FEA कॉमर्शियल यूज़ के लिए 22 नवंबर 1997 को ओपन हुआ था। इन ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए तकरीबन 90% इंटरनेट यूज़ होता है, और समुद्र में सिर्फ वही ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाई जाती हैं जिनसे कम नुकसान और कम खर्चा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑप्टिकल फाइबर्स समुद्र के रास्ते से पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, और समुद्र में जहाज़ भी चलते हैं और जहाज़ का लंगर भी होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक गेस किया। कभी कभी इन जहाज़ों की वजह से या समुद्री जीवों की वजह से ये वायर्स ख़राब या डैमेज भी हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ 13 जनवरी 2008 को इजिप्ट में हुआ था, जिसके कारण इजिप्ट का 70% इंटरनेट बंद हो गया था। इसीलिए कुछ टीम्स 24 आवर्स समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर्स की निगरानी करती हैं। अगर ऑप्टिकल फाइबर्स में कोई कमी आती है तो उसे तुरंत ठीक कर दिया जाता है। अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो तो आप तक हज़ारों किलोमीटर दूर इंडिया से बाहर यूट्यूब के सर्वर से आता है, और वो वहाँ से आपके मोबाइल तक आपको ब्राउज़र में सर्च करने से आता है।
इसका मतलब एक कनेक्शन तो होना चाहिए आपके मोबाइल से उस सर्वर तक। अब ये सर्वर इंडिया से बाहर है, तो इसके लिए कई सारी कंपनीज हैं जो डेटा को भेजने और लाने का काम करती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा। आपके मोबाइल तक इंटरनेट आते आते 3 अलग अलग कंपनी से होकर गुजरता है। पहला है TR1 कंपनी, दूसरा है TR2 कंपनी, तीसरा है TR3 कंपनी। TR2 और TR3 कंपनी स्टेट में और छोटे छोटे शहरों में अपनी ऑप्टिकल फाइबर्स केबल, जिन्हें सबमरीन केबल्स भी कहते हैं, बिछा कर रखे हुए हैं। और TR1 कंपनी जो है, इसने पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर अपने केबल बिछा रखे हैं। इंटरनेट एक तरह से पूरा फ्री होता है। फ्री कैसे होता है? तो अगर आप अपने घर से 50 किलोमीटर दूर इंटरनेट का यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके घर से 50 किलोमीटर दूर तक एक केबल बिछाकर 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दो और बोल दो कि इंटरनेट है। आपको सिर्फ उस वायर के मेंटेनेंस का खर्चा उठाना पड़ेगा। इस तरह TR1 कंपनी ने पूरे वर्ल्ड में सभी देशों के बीच में समुद्र के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर्स केबल बिछा दी। अब सारे केबल कनेक्ट हो चुके हैं कंट्री टू कंट्री। अब इस कंट्री से स्टेट में और स्टेट से आपके सिटी तक डिवाइड कर दिया जाता है और सिटी से आपके लोकल एरिया तक पहुंचाया जाता है। TR1 कंपनी ने जो ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के अंदर बिछाई हैं, वो कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। इसमें से एक एक केबल बाल के साइज से भी पतली होती हैं। एक एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर 100 Gbps यानी कि 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक की स्पीड होती है। इंडिया में जो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल हैं, वो मुंबई में हैं, जो कि इसका लैंडिंग पॉइंट है। इंडिया के ऑपरेटर्स रिलायंस, जियो, एयरटेल या आइडिया वगैरह ने अपने टावर लगा कर रखे हैं। और इंडिया में कहीं से भी आप कोई भी वेबसाइट में विजिट करते हैं जिनका सर्वर इंडिया के बाहर है, तो वो लैंडिंग पॉइंट मुंबई से ही निकलेगा केबल की मदद से, और वो चला जाता है उस लोकेशन पर जहां पर वो है। तो दोस्तों, एक वेबसाइट है सबमरीन केबल मैप। इस वेबसाइट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये केबल्स कहां कहां पर कनेक्टेड हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया में ये केबल्स मुंबई में हैं और नीचे साउथ के कुछ स्टेट्स, कुछ राज्यों में जुड़ी हुई हैं, और यहाँ से होकर ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में जा मिलती हैं और वहाँ से यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में भी। आप इस साइट को विजिट करके डिटेल में सब पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों तो दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपना खुद का ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रखा है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। क्या आपने कभी सोचा कि जियो ने आपको इतने दिन फ्री में इंटरनेट कैसे प्रोवाइड किया? जियो ने पहले ही ये सब वायर्स बिछा रखी थी, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। एक बार इन्वेस्ट करने के बाद तो इसमें मेंटेनेंस के अलावा कोई खर्च होता ही नहीं। इसी कारण जियो फ्री में नेट दे पाया और अभी तक कम रेट में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। जियो 4G कई सालों से इस पर काम कर रहा था। तो दोस्तों, TR1 कंपनी ने जो केबल्स बिछाई होती हैं, वो समय के साथ या जहाज़ों की वजह से या समुद्री जीवों की वजह से कट फट जाती हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर होती हैं और इनकी मैक्सिमम लाइफ भी अराउंड 25 ईयर्स यानी कि 25 साल तक ही होती हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए एक ही बार कई सारी केबल्स बिछा कर रख दी जाती हैं, जिसकी समय अनुसार मेंटेनेंस कर दी जाती है। तो ये थी TR1 कंपनी, जिन्होंने पूरी दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर्स को बिछा रखा था। अब TR2 कंपनीज वाले TR1 से खरीदते हैं और TR3 इनसे, और फिर ये लोकल कंपनीज के थ्रू हम तक पहुंच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप लोगों को कभी कभी इंटरनेट की स्पीड कम तो कभी कभी ज़्यादा मिलती है। अगर आपका जियो 4G नेटवर्क है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड तो 19.3 Mbps तक आती है, तो फिर आपको समटाइम्स नेट की स्पीड स्लो क्यों आती है? तो इसको यूँ समझिए, मान लीजिए आपके एरिया में जियो ने एक टावर लगाया और उसका बैंडविड्थ 100 Mbps यानी कि 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। कंपनी वालों ने तो एक एरिया में टावर लगा के अपना काम कर दिया, बट अगर उस एरिया में ज़्यादा लोग होंगे तो ये 100 Mbps डिवाइड हो जाएगा और जितने लोग उस वक्त नेट यूज़ कर रहे हैं उन सब में डिवाइड हो जाएगा। अब उस टावर का बैंडविड्थ तो 100 Mbps ही है, चाहे 5 लोग उस यूज़ करें या 500।
अब ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो सिस्टम उस 100 MB को ही 500 लोगों में डिवाइड कर देता है। इसीलिए आपको रात में ज़्यादा स्पीड आती है, क्योंकि कम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए स्पीड अच्छी आती है। तो दोस्तों, कहा यह जाता है कि जब कभी भी आप इंडिया से बाहर की कोई चीज़ विजिट करते हो, जैसे कि गूगल, फेसबुक एटसेट्रा, तो आपका सर्वर पहले US से होकर आएगा, ऑब्वियसली सबमरीन केबल्स के ज़रिए। मगर हमारा जो सीक्रेट डेटा है इंडिया का, वो अगर हम बाहर के सर्वर्स के ज़रिए यूज़ करेंगे तो हमारी प्राइवेसी ख़तरे में पड़ सकती है, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह। इसलिए इंडिया में ही एक चीज़ बना दी गई, NIXI, निक्सी। इससे होगा ये कि हमारा इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट डेटा इंडिया के बाहर नहीं जाएगा और इंडिया में ही रोटेट होता रहेगा इस चीज़ के द्वारा। तो इस वेबसाइट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये ओपन किया है और इसमें आज जितना भी डेटा ट्रांसफ़र हुआ है वो सब दिखा रहा है। इंडिया में यहाँ आप लेफ्ट में देख सकते हैं ये GB/सेकंड दिखा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। रात के वक्त ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिखा रहा और आप देख सकते हैं कि सुबह को फिर एकदम से ग्राफ ऊपर चला गया। यहाँ पर आप आके देख सकते हो रोज़ कितना ट्रैफिक जा रहा है और किस स्टेट से कितना ट्रैफिक जा रहा है। अब बात करते हैं कि इंटरनेट फंक्शन कैसे करता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स आपके नज़दीक ही कहीं कंपनी के टावर से जुड़ी होती हैं। ये आपके घर तक वाईफाई राउटर से जुड़ी होती हैं। इन डिवाइसेस के ज़रिए आप वायरलेस डेटा यूज़ कर पाते हैं। अब मेरी जो ये वीडियो है ये तो यूट्यूब के डेटा सेंटर में है, ये आप तक कैसे पहुंच रही है? तो दोस्तों, ये वीडियो डेटा सेंटर के SSD यानी सॉलिड स्टेट डिवाइस में होती है। ये SSD सर्वर की इंटरनल मेमोरी की तरह काम करती है। ये सर्वर एक तरह का पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसका काम आपको स्टोर्ड डेटा प्रोवाइड करना होता है जो आप रिक्वेस्ट करते हो आपके फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से। अब सवाल उठता है कि इस डेटा सेंटर से आपके डिवाइस, लैपटॉप या फ़ोन तक इस वीडियो या कंटेंट को कैसे पहुंचाया जाए इतने कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल फाइबर्स के बीच से। चलिए इसको आसानी से समझते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हर डिवाइस का, चाहे वो फ़ोन हो या लैपटॉप हो, उसका एक IP एड्रेस होता है जो सिर्फ उसका स्पेसिफिक होता है। इसको आसानी से अगर समझा जाए तो ये हमारे घरों के एड्रेसेस की तरह होता है। जैसे हर घर, स्ट्रीट या सिटी का यूनिक कोड होता है जिससे कि आपके पोस्ट्स या पार्सल्स आप तक इजीली पहुंचाए जाते हैं, IP एड्रेस भी ऐसा ही होता है। आप आपके फ़ोन में जाकर आपका IP एड्रेस चेक कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है। जैसे आपके डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है, इसी तरह डेटा सेंटर में सर्वर का भी एक IP एड्रेस होता है। अगर आपको उसका IP एड्रेस पता है तो उसे एक्सेस कर सकते हो, बट हमारे लिए ये IP एड्रेसेस याद रखना मुश्किल होता है। इसलिए इन IP एड्रेसेस को एक डोमेन नेम दिया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब आप वो स्पेसिफिक नाम लिखते हैं तो ब्राउज़र DNS सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है IP एड्रेस के लिए। IP एड्रेस मिलते ही आपका ब्राउज़र आपके रिक्वेस्ट डेटा सेंटर को भेजता है। वहाँ से फिर वो उस सर्वर तक जाता है जहाँ आपका रिक्वेस्टेड वीडियो एटसेट्रा स्टोर्ड है। जैसे ही सर्वर तक आपका रिक्वेस्ट पहुँच जाता है तो सर्वर आपको आपका रिक्वेस्टेड डेटा ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए ज़ीरोस और वंस की फॉर्म में भेज देता है, जो कि आपके करीब लगे एक टावर तक पहुंच जाता है जहां से आप इसे एक्सेस कर पाते हो। अब इंटरनेट तो एक ग्लोबल चीज़ है, पूरे विश्व में फैली हुई है। इसके IP एड्रेसेस और डोमेन नेम्स को भी तो मेंटेन करना पड़ता होगा ना। जी हाँ, तो ये काम ICANN इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स नामक एक कंपनी करती है। दोस्तों, इंटरनेट है तो फ्री ही, कॉस्ट सिर्फ लगती है इंस्टॉलेशन की और मेंटेनेंस की। तो ये थी इंटरनेट की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर करने के लायक है तो इसको अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर करो कि पूरे इंडिया में सबको पता चल जाए कि नेट काम कैसे करता है। अब मैं चलता हूँ, मुझे समुद्र में जाके इंटरनेट की केबल भी बदलनी है। बाय।